हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। दिस इज चंचल कुमार शर्मा और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्पेक्ट्रम आधुनिक भारत के इतिहास की इस सीरीज़ में। आज हमारा दूसरा सेशन है और कल हमने इस सीरीज़ की शुरुआत की थी और क्या बढ़िया शुरुआत रही। काफ़ी सारा आप लोगों की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। बहुत सारे लोगों ने सेशन को देखा, आपसे सभी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इसको लाइक किया, शेयर किया। इस सब के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से आप सपोर्ट करते रहिए और हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए, तो सबसे पहले आवाज़ मेरी आ रही है कि नहीं आ रही है, एक बार आप सभी लोग कंफर्म कर दें कि आप मुझे सुन पा रहे हैं कि नहीं। ऑडियो वीडियो एक बार चेक कर लेते हैं, किसी तरह का कोई इशू तो नहीं आ रहा है। आप मुझे सुन पा रहे हैं? देखो, लक्ष्मीकांत भी साथ साथ चलेगा। मैंने आपसे कहा था कि एम लक्ष्मीकांत के लिए परेशान नहीं होइए। एक दो दिन स्पेक्ट्रम चलाएंगे, एक दो दिन लक्ष्मीकांत चलाएंगे, दोनों को साथ साथ लेकर चलेंगे। तो जो जीएस के हमारे दो बड़े सब्जेक्ट हैं, ठीक है, पॉलिटी एंड हिस्ट्री, वो हमारा साथ साथ चलता रहेगा। मॉडर्न इंडिया कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम लोग दूसरे भी सब्जेक्ट्स को शुरू करेंगे। तो साथ साथ हम लोग दो तीन सब्जेक्ट्स लेकर चल सकते हैं ताकि आप सबको एक साथ काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स को जो है पढ़ने को यहाँ पर मिल जाए। चलिए, तो जल्दी से सभी लोग आ गए हैं तो सेशन को लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए। और ये चैनल यूपीएससी विद चंचल कुमार सर जो है, इसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप निःशुल्क फ्री में क्वालिटी एजुकेशन चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपकी अच्छे से तैयारी यूपीएससी की हो जाए मेरे साथ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये जो बेल आइकॉन है ये आपको दबाना है, इसको दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन क्लास के सारे मिल जाए, लिंक मिल जाए। और पीडीएफ अभी कल वाले सेशन का नहीं मिला है, मिल जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस सेशन का, पिछले सेशन का एक साथ पीडीएफ आपको मिलेगा। कहाँ मिलेगा सबको पता है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर जाइए, टेलीग्राम पर चंचल कुमार सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ आपको मिल जाएगा पीडीएफ, ठीक है। नहीं मिला है तो मिल जाएगा। पुराने पॉलिटी के 5 सेशंस हुए, 5 सेशंस का पीडीएफ वहाँ अपलोड कर दिया गया है, इसका भी कर दिया जाएगा। तो इसको लाइक करना, शेयर करना ना भूलें और ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कल हमने क्या डिस्कस किया था, चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ा देंगे भाई। आर्ट एंड कल्चर की नितिन सिंघानिया सर की बुक में आपको पढ़ाऊंगा। यदि आप लोगों को ये जानना है कि यूपीएससी की तैयारी में किस सब्जेक्ट के लिए, किस पेपर के लिए, जीएस 1, 2, 3, 4 सब के लिए क्या क्या पढ़ें, कौन सा रिसोर्स यूज़ करें, कौन सी बुक पढ़ें, तो कंप्लीट बुक लिस्ट और रिसोर्सेज इसी चैनल पर कुछ दिन पहले एक वीडियो मैंने अपलोड किया है। पूरा यूपीएससी का जितना भी आपका जर्नी है, प्री मेंस दोनों का, पेपर 1, 2, 3, 4 सब कुछ आपको वहाँ मिल जाएगा कि किसके लिए क्या पढ़ना है। और मैंने पेपर वाइज तो बताया ही है, साथ साथ सेक्शन वाइज भी बताया है कि आपको सोसाइटी पढ़ना है, सोशल इश्यूज़ पढ़ना है तो कहाँ से पढ़ेंगे, इंटरनल सिक्योरिटी कहाँ से पढ़ना है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट कहाँ से पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़नी है, एनसीईआरटी कौन सी पढ़नी है, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा उस सेशन में। यदि आपने नहीं देखा है तो इसी चैनल पे आपको रिकॉर्डेड सेशन में, प्लेलिस्ट में वो मिल जाएगा। स्पेक्ट्रम की भी मिल जाएगी आपको प्लेलिस्ट, स्पेक्ट्रम की भी प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो वहाँ चले जाइए, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो कल मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था भारत में यूरोपियन जो आए थे, यूरोपियन कंपनियाँ जो भारत में आई थी वो क्यों आई थी। तो यूरोपियन कंपनियों के भारत में आने के कारण हमने देखे। फिर हमने देखा कि किस प्रकार से भारत में सीधा, जो यूरोप से भारत तक का सीधा समुद्री रास्ता, वो खोजने का श्रेय जाता है एक पुर्तगाली नाविक जिसका नाम था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा 1498 में भारत आया और भारत में उसके आने के साथ ही भारत से यूरोपीय कंपनियों का उस रास्ते से व्यापार शुरू हो गया। अब आगे मैंने आपको बताया था किस प्रकार से वास्को डी गामा भारत में 3 बार आया, तीसरी बार वाइसराय बन के आया। पुर्तगालियों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की और भारत में उनका पहला गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। और दूसरा उनका गवर्नर जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो है अल्फांसो डी अल्बुकर्क।
तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क का काल 1509 से 1515 का है और ये व्यक्ति भारत में पुर्तगाली जो है, पुर्तगालियों के भारत में स्थापना का, उनके साम्राज्य की नींव डालने वाला वास्तविक संस्थापक जो है भारत में पुर्तगाली शक्ति का, वो अल्बुकर्क है। अल्बुकर्क के बारे में कुछ चीज़ें तो मैंने आपको बताई दी थी कि क्यों इसको भारत में पुर्तगालियों की शक्ति की वास्तविक नींव डालने का श्रेय दिया जाता है, क्योंकि इसने सबसे पहले तो गोवा, ठीक है, गोवा जो एक बहुत समृद्ध बंदरगाह था, बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह था, उस पर इसने कब्जा किया, वो इसने ले लिया। इसके साथ इसने मलक्का और मैंने आपको बताया था होर्मुज पर के भी अधिकार कर लिया, और ये दोनों बड़े महत्वपूर्ण है। मलक्का का अपना एक महत्व है, ठीक है, विश्व के व्यापार पर। इसके साथ ही हमने होर्मुज की भी बात की, वो भी एक महत्वपूर्ण जो है जगह थी जहाँ पर इन्होंने कब्जा कर लिया था, अधिकार कर लिया था। इसके बाद हम डिस्कस कर ही रहे थे कि थोड़ा सा इंटरनेट का इशू हो गया था तो हमको क्लास रोकनी पड़ी थी, वरना मैं चाह रहा था कि हम लोग अल्बुकर्क को कंप्लीट करके आगे बढ़े। तब हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये भारत में चाहता था कि पुर्तगालियों की स्थायी बस्ती हो जाए, मतलब लंबे समय तक भारत में पुर्तगाली जो है सुरक्षित रूप से व्यापार करते रहें, व्यापारिक एकाधिकार उनका बना रहे। तो इसने पुर्तगाली पुरुषों को भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए कहा कि आप भारतीय महिलाओं से शादी करिए, इससे भारत में पुर्तगालियों की लंबे समय तक स्थायी बस्तियां बसाने में आसानी होगी। तो भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए इसने प्रोत्साहित किया था, ठीक है। इसके साथ ही इसने अपने क्षेत्र में सती प्रथा भी बंद करवा दी। सती प्रथा के बारे में हम लोग काफ़ी बातें करते हैं। आखिरकार विलियम बेंटिक की सरकार ने 1829 में उसको फाइनली बैन किया, लेकिन उससे पहले कई लोगों ने सती प्रथा को लेकर अलग अलग प्रयास किए हैं। उसमें अकबर का भी नाम आता है। मुगल बादशाह अकबर ने भी सती प्रथा को रोकने के प्रयास किए थे। ऐसा माना जाता है कि अकबर ने मर्जी से सती होने की परमिशन दी थी, लेकिन किसी को ज़बरदस्ती सती नहीं किया जा सकता था, इस प्रकार का एक कानून बनाया था। और ऐसा ही आप देखो अल्बुकर्क ने भी अपने इलाके में सती प्रथा को बंद करवा दिया था। अंततः राजा राम मोहन राय के प्रयासों से हम देखते हैं सती प्रथा बंद हुई। इसके साथ जो अगला हमारा गवर्नर है, ठीक है, वो जो महत्वपूर्ण गवर्नर है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, तीसरा पुर्तगाली गवर्नर, और उसका नाम है नीनो डी कुन्हा। ये 1529 से 1538 तक, लंबे समय तक आप देखोगे, लगभग 9 सालों तक ये गवर्नर रहा। तो नीनो डी कुन्हा अल्बुकर्क के बाद दूसरा महत्वपूर्ण पुर्तगाली गवर्नर है। और उस समय जब ये भारत में पुर्तगालियों का गवर्नर था, उस समय एक तो मुगल बादशाह हुमायूं, आप सभी जानते हैं कि हुमायूं का जो काल है ना, वो 1505 से शुरू होता है, अकबर के मरने के बाद, है ना। तो हुमायूं और गुजरात के जो बादशाह हैं बहादुर शाह के बीच संघर्ष का, ठीक है, फ़ायदा इसने उठाया। जहांगीर का काल जो है वो 1500, थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ और बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। उसके बाद बाबर के मरने के बाद आपको पता है कि हुमायूं जो है, हुमायूं भारत में बाबर का उत्तराधिकारी बना। हालांकि शेर शाह सूरी के द्वारा पराजित होने के बाद काफ़ी समय तक हुमायूं सत्ता से बाहर रहा, लेकिन जिस समय, ठीक है, 1530 के आसपास जब हुमायूं भारत में मुगल बादशाह था, तब गुजरात के बहादुर शाह के साथ उसका संघर्ष चल रहा था। और गुजरात के बहादुर शाह के साथ जो उसका संघर्ष चल रहा था, उसका फ़ायदा उठा के, उसका लाभ उठा के नीनो डी कुन्हा ने 1534 में बसीन और 1535 में दीव पर अधिकार कर लिया। तो गोवा तो पुर्तगालियों के पास अल्बुकर्क के समय ही आ गया था। अब गोवा के आसपास का कुछ और इलाका जैसे बसीन, दीव, ये भी इनके पास चले गए। आपको पता है कि ये भी भारत की आज़ादी के बाद भी पुर्तगालियों के पास रहे, दमन दीव वगैरह। 1530 में इसने कोच्चि की जगह गोवा को अपने शासन का मुख्य केंद्र बना दिया और भारत में वो पुर्तगाल की औपचारिक राजधानी बन गया। मतलब पहले पुर्तगालियों का सारा के सारा मामला जो है वो कोच्चि से चलता था, क्योंकि कोच्चि में इनकी पहली फैक्ट्री की स्थापना हुई थी। लेकिन इसने गोवा को भारत में पुर्तगालियों का मुख्य केंद्र बना दिया। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, क्वेश्चन जब भी आपसे गोवा और पुर्तगालियों को लेकर आए तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि वो आपसे पूछ क्या रहा है।
यदि वो आपसे ये पूछे कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने गोवा पर अधिकार किया, तो इसका आंसर आपको देना है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। यदि वो आपसे पूछता है कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने गोवा को भारत में पुर्तगालियों का केंद्र बना दिया, हेडक्वार्टर बना दिया, या भारत में पुर्तगालियों की राजधानी बना दिया, तो वो नाम है नीनो डी कुन्हा। आई होप कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। गोवा पर अधिकार करने वाला गवर्नर अलग है पुर्तगाली गवर्नर, और गोवा को भारत में पुर्तगालियों की राजधानी बनाने वाला गवर्नर अलग है। एक में अल्बुकर्क आएगा और एक में नीनो डी कुन्हा आएगा। छोटी सी बात है, लेकिन ऐसे छोटे छोटे जगह पर ही बच्चे जो है ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं, और उनके आंसर जो है गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो नीनो डी कुन्हा ने भारत में गोवा को पुर्तगालियों की औपचारिक राजधानी बना दी। अब यहाँ आप देखोगे कि भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए, और इन्होंने काफ़ी समय तक भारत में व्यापारिक एकाधिकार रखा, काफ़ी समय तक इन्होंने भारत के साथ व्यापार में मुनाफा कमाया, और भारत में अच्छा खासा इन्होंने अपना एक नियंत्रण भी बना लिया। कल हम लोग डिस्कस कर ही रहे थे कि एक समय तो ऐसा आया कि हिंद महासागर को पुर्तगाली सागर बोला गया, कि हिंद महासागर पुर्तगाली सागर बन के रह गया कि नहीं। जब हम पढ़ते हैं ना, तो हमें पढ़ते समय ही ये बात सोच लेना चाहिए कि यहाँ से जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, यहाँ से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सिर्फ पढ़िए नहीं, पढ़ने के साथ साथ थोड़ा सा दिमाग लगाइए, और इसमें आपकी सहायता करेंगे पुराने प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो। इससे आपको एक आइडिया होगा कि किस टॉपिक से यूपीएससी या स्टेट पीएससी या जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, वो वहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो ये आप समझ गए। अब पुर्तगालियों का अच्छा खासा एक साम्राज्य भारत में हो चुका है। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर पर अच्छा खासा नियंत्रण कर लिया है। दादागिरी टाइप का जो है उनका मामला यहाँ चल रहा है, वो मनमानी करते थे हिंद महासागर में। अब ऐसा क्या हुआ कि पुर्तगालियों का भारत से पतन हो गया। कोई भी चीज़ अचानक से एकाएक नहीं होती, उसके पीछे कुछ कारण होते हैं, लंबे समय तक की कुछ घटनाएं होती हैं। भारत में अंग्रेजों की जगह पुर्तगालियों का शासन क्यों नहीं रहा, भारत पुर्तगालियों का उपनिवेश क्यों नहीं बन पाया, या क्यों पुर्तगाली भारत में कमज़ोर हो गए, ये सारे क्वेश्चंस मेंस में भी आपको पूछे जा सकते हैं और प्रीलिम्स में भी। तो अब हम बात करेंगे भारत में पुर्तगालियों के अच्छे खासे जो चल रहा था मामला, उसका पतन का क्या कारण है, आखिर क्यों पुर्तगाली भारत में ज़्यादा सफल नहीं हो पाए, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाए। ठीक है, समझ गए। अब क्या कारण है, देखो पहला कारण तो यह है कि पूरब में स्थापित पुर्तगाली साम्राज्य जो अभी देखो आप लगभग 17वीं शताब्दी के आसपास समाप्त हो गया, इसके जो कारण है, इसमें पहला कारण है पुर्तगाल और स्पेन का जो कनेक्शन था। दरअसल पुर्तगाल जो है वो स्पेन के साथ जुड़ गया। ये वो समय हुआ करता था जब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ संधि कर लिया करता था, अपनी शक्ति को बढ़ाने की कोशिश किया करता था, क्योंकि गुटबाजी बहुत चलती थी और यूरोप में तो खास करके बहुत ज़्यादा गुटबाजी चलती थी। और इसी गुटबाजी के चलते यूरोप की में पहला विश्व युद्ध हो गया। पहला विश्व युद्ध का मुख्य कारण यही गुटबाजी थी। तो पुर्तगाल जो है वो स्पेन के साथ जुड़ गया। अब दिक्कत ये हुई कि स्पेन का जब पतन हुआ, स्पेन जब जो है वो हार गया, उसकी जो कमज़ोर हो गया, तो पुर्तगाल का भी पतन हो गया। एक कारण ना कि हम तो डूबे गई, साथ में तुम्हें भी ले डूबेंगे वाली बात। तो स्पेन तो डूबा ही डूबा, पुर्तगाल को भी लेकर डूबा। इसके साथ साथ अंग्रेजों की जो नौसेना थी वो पुर्तगालियों की नौसेना से काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली थी। पुर्तगाली कहते हैं ना अंधों में काना राजा, एक बहुत बड़ी और फेमस कहावत आपने सुनी होगी, अंधों में काना राजा। दरअसल जिस समय पुर्तगाली भारत आए, भारत में एक भी ऐसी शक्ति नहीं थी, एक भी ऐसा राजा नहीं था, साम्राज्य नहीं था, राज्य नहीं था कि जिसके पास में कोई अच्छी नौसेना थी। दरअसल हमने नौसेना के मामले में कोई बहुत ज़्यादा उल्लेखनीय प्रगति हासिल नहीं की थी, तो हमारे पास नौसेना नहीं थी। इसीलिए पुर्तगाली जो है हम पर दादागिरी करने में, या पुर्तगाली हम पर हिंद महासागर में प्रभुत्व जमाने में कामयाब हुए। यहाँ तक कि उस समय के सबसे बड़े भारत के साम्राज्य मुगल साम्राज्य के पास भी कोई अच्छी नौसेना नहीं थी। यही चीज़ हमारे जो है एक प्रकार से आप कहेंगे कि विरोध में गई, इसका हमें नुकसान हुआ। पुर्तगालियों ने अपनी नौसेना के दम पर भारत में ये सारी चीज़ें की,
लेकिन कहते हैं ना, शेर को सवा शेर ज़रूर मिलता है। तो जब तक भारत के लोगों की बात थी, पुर्तगालियों की अच्छी चल रही थी, लेकिन पुर्तगालियों से अच्छी नौसेना डचों की थी, वो डचों के सामने टिक नहीं पाए, और डचों से भी अच्छी सी नौसेना अंग्रेज़ों की थी। उस ज़माने में सबसे बढ़िया नौसेना जो मानी जाती थी, सबसे ताकतवर नौसेना जो मानी जाती थी, वो थी अंग्रेज़ों की, जिसको रॉयल ब्रिटिश नेवी के नाम से जानते थे, शाही नौसेना। तो ब्रिटेन की शाही नौसेना के सामने तो कोई टिक नहीं पाता था, पुर्तगालियों के साथ भी यही हुआ। तो नौसेना के युद्ध में अंग्रेज़ों ने स्पेन को करारी शिकस्त दी, और इसी वजह से नौसेना के कारण स्पेन कमज़ोर हुआ, और स्पेन के साथ साथ पुर्तगाल भी कमज़ोर हो गया। फिर दूसरा अगला कारण था, पुर्तगाल के अंदरूनी मामलों ने, पुर्तगाल के कुछ अपने आंतरिक मामले और मसले भी थे, जिनकी वजह से पुर्तगाल जो है वो कमज़ोर हो रहा था। जैसे समाज में कुलीन वर्ग का प्रभुत्व था ना, सब पुर्तगाल के समाज में कुलीन वर्ग जो है वो ज़्यादा प्रभावशाली था, जबकि व्यापारी वर्ग वो इतना प्रभावशाली नहीं था। अब कुलीन वर्ग सिर्फ नाम का कुलीन था, लेकिन जो पैसा है वो व्यापारियों के पास था, जो कमा के ला रहे हैं वो व्यापारी ला रहे हैं। जब कोई व्यक्ति मेहनत करता है, जब कोई व्यक्ति पैसा कमाता है, जब किसी के पास पैसा आता है ना, तो इज्जत भी चाहता है, रेस्पेक्ट चाहता है। तो कुलीन वर्ग का नियंत्रण राजा के ऊपर ज़्यादा था, वो उसकी बात ज़्यादा मानता था, व्यापारियों की इतनी चलती नहीं थी। तो इनके आपसी मामले भी थी, जिसकी वजह से पुर्तगाली कमज़ोर हुए। फिर एक चीज़ जो मैंने कल भी आपको बताई थी, और वो थी धर्म। पुर्तगाली धर्म के मामले में थोड़े से अंधे थे। भारत आने के बाद उन्होंने धर्मांधता दिखाई, मतलब एक प्रकार से आक्रामक तरीके से आते ही ईसाई धर्म का प्रचार शुरू कर दिया। ये चीज़ भारत में पुर्तगालियों के जो है पक्ष में नहीं गई बिल्कुल भी, ये उनके खिलाफ गई, क्योंकि भारतीय लोगों को मैंने कल भी कहा था कि धर्म के मामले में बिल्कुल हस्तक्षेप पसंद है, और कोई आके ऐसे अचानक से जो है आपका धर्म परिवर्तन कराने लगे तो निश्चित रूप से लोग उसके खिलाफ होंगे। तो धर्म के मामले में ये लोग असहिष्णु थे, ये लोग धर्मांध थे, और इस वजह से इन्होंने कई जगह लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन भी करवाया। अब जबरन धर्म परिवर्तन कराएंगे तो इससे इनकी जो इमेज है वो ख़राब होनी थी। तो इसीलिए भारतीय लोग जो है ना, पुर्तगालियों को पसंद नहीं करते थे। और इसका कारण सिर्फ इतना नहीं था कि पुर्तगाली धर्म के मामले में असहिष्णु थे, आक्रामक थे, या जबरन धर्म परिवर्तन कराते थे। इसका एक कारण ये भी था कि पुर्तगालियों की छवि ना लुटेरों की छवि थी, पुर्तगाली व्यापारियों की इमेज नहीं रखते थे। दरअसल इन्होंने कुछ हरकतें ऐसी की कि जिससे इनकी छवि खराब हो गई, इनकी इमेज खराब हो गई। तो इनको भारत में लोग लुटेरों के तौर पर ज़्यादा जानते थे, और वो भी बताऊंगा कैसे, क्यों ये लुटेरे माने जाते थे। फिर इन्होंने एक व्यापारिक अड्डा बनाया था, फितोरिया। कभी आपसे पूछे कि किस यूरोपीय कंपनियों ने फितोरिया नाम के व्यापारिक अड्डों का प्रयोग किया, तो वो कंपनी पुर्तगाली। नोट कर लीजिए, कहीं अगर आप इस सेशन को देख रहे हैं, कॉपी पेन लेकर बैठे हो, तो जो मैं आपको नोट करने के लिए काम की बातें बताऊं, उनको नोट भी करते जाइए। तो दरअसल इन्होंने एक व्यापारिक अड्डा बनाया था, फितोरिया, जहाँ से इनका व्यापार वगैरह चलता था। लेकिन उन्होंने कभी भी उसको जो है शक्तिशाली बनाने की इच्छा शक्ति, राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखाई कि उसको मजबूत बनाया जाए, ताकि कल से वहाँ पर व्यापार के साथ साथ सुरक्षा का कोई मैटर आ जाए तो हम उससे जो है फ़ायदा उठा पाएँ। एक बेस स्टेशन इनको बनाने की ज़रूरत थी, इसको वो इन्होंने नहीं बनाया। इसके साथ साथ इन्होंने खुद को एकाधिकार वाले व्यापार के मुनाफों तक सीमित रखा। इन्होंने सिर्फ उन्हीं वस्तुओं का व्यापार करना पसंद किया जिसमें इनका एकाधिकार था। अब थोड़ा सा इतनी रिजिडिटी अच्छी बात नहीं होती है। अगर आप मुनाफा कमाना चाहते हो तो जो भी व्यापार मिले सब में कमाओ। अब इनको जो व्यापार में एकाधिकार था, मतलब जो काम सिर्फ यही करते थे, वो व्यापार इनको पसंद आता था, तो खुद को सिर्फ उन्हीं व्यापार तक सीमित रखा जिसमें इनका एकाधिकार था। फिर इनका नियंत्रण कुछ क्षेत्रों से धीरे धीरे चला गया, तो वो सिमटता चला गया। धीरे धीरे आप देखोगे कि पुर्तगालियों ने जितने इलाके जीते थे वो इनके हाथ से चले गए और कुछ ही इलाकों तक रह गया। फिर जो पॉइंट मैंने अभी आपको बताया था कि पुर्तगालियों की जो इमेज वो खराब थी भारत में, क्यों थी? दरअसल ये डकैती करते थे, ये लूट मार करते थे। कैसे करते थे? इनको पता है कि हिंद महासागर में इनकी नौसेना सबसे शक्तिशाली थी उस समय। तो भारतीयों के जो जहाज जाते थे, जो व्यापार भारतीय दूसरे देशों के साथ अलग अलग क्षेत्रों से करते थे,
तो इन्होंने क्या किया, कार्ड्स आर्मेडा काफिला नाम का जो है सिस्टम चलाया। कार्ड्स आर्मेडा काफिला क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल इनको पैसा चाहिए था और दूसरा ये अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे। तो इन्होंने एक नीति अपनाई कि यदि कोई भारतीय जहाज या कोई दूसरे देश का जहाज भारत से व्यापार करना चाहे किसी और जगह, तो उसको हिंद महासागर में इनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन जब तक वो नहीं लेगा, जब तक वो इनसे अनुमति नहीं लेगा, वो व्यापार नहीं ले कर सकता। और परमिशन पैसे से मिलती थी, मतलब आपको पहले इनको एक तरीके से टैक्स देना है और आपको इनसे परमिशन लेनी है, फिर आप हिंद महासागर में व्यापार कर सकते हो। ठीक है, अब अगर कोई परमिशन नहीं ले तो क्या करोगे? अगर कोई परमिशन नहीं लेंगे तो ये उसके जहाज को पानी में डुबो दिया करते थे, मतलब उसका पूरा के पूरा नुकसान कर दिया करते थे। तो मजबूरी में परमिशन लेनी पड़ती थी। पर इस परमिशन लेने का ये एक फ़ायदा भी देते थे कि यदि आप परमिशन ले रहे हो, अगर आपने वो पास लिया है, अगर आपने टैक्स दे दिया है, तो आपकी सुरक्षा भी हम करेंगे। मतलब उस जहाज के साथ इनका काफिला चलता था। तो हिंद महासागर में आपको कोई दूसरा व्यक्ति लूट नहीं सकता, कोई आपके सामान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। एक तरीके से ये सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेते थे, है ना। जैसे किसी व्यक्ति को जान से खतरा होता है ना, तो आपको पता है कि वो किसी सिक्योरिटी कंपनी जो है, सुरक्षा कंपनी की सहायता ले सकता है, उसको कुछ पे करना है और बदले में कंपनी उसको सुरक्षा मुहैया करवाएगी। तो अगर आप इनसे वो पास ले लेते हैं, वो आप इनसे परमिशन ले लेते हैं, तो फिर आप इनके साथ में जो है सुरक्षित रूप से व्यापार कर सकते हैं, और नहीं तो यही आपको डुबो देंगे, यही आपका जो है पूरा नुकसान कर देंगे। अब ये तो खुली लूटमार जैसा था। दरअसल इनको लगता था कि हिंद महासागर के हम स्वामी हैं और हम मालिक हो गए, तो हमारी परमिशन के बिना कोई कैसे व्यापार कर सकता है। बात सिर्फ पैसे की नहीं है, बात अपनी प्रभुसत्ता को स्वीकार करवाने की भी है कि तुम हमें, अगर तुम पास ले रहे हो, तुम परमिशन ले रहे हो, मतलब तुम मान रहे हो कि हम स्वामी हैं, हम इस इलाके के मालिक हैं। आ रहा है समझ में आपको? तो इन्होंने डकैती और लूटमार को अपनी नीति का भाग बनाया। ठीक है, इसके साथ पुर्तगालियों को संघर्ष करना पड़ा अन्य यूरोपीय व्यापारी को। जब ये आए तो इनके पीछे डच आए, ब्रिटिश आए, तो इनको दूसरों से संघर्ष करना पड़ा और ये उनके सामने टिक नहीं पाए। जो मैंने अभी आपको बताया था ना, शेर को एक न एक दिन सवा शेर जरूर मिलता है। तो पुर्तगाली जब भारत में आए तो भारत में इनको कोई पानी में टक्कर नहीं दे पाया। ये बात अभी मैंने, हाँ, स्थल पर तो हम बहुत मजबूत थे, स्थल पर तो मुगल वंश और जो भारत के राजा महाराजा हैं उनके सामने ये टिक नहीं सकते थे, लेकिन पानी में हम बड़े कमज़ोर थे। ये वैसा ही है कि आप समझें कि किसी को स्विमिंग आती है और आपको स्विमिंग नहीं आती, ठीक है, आपको पानी में तैरना नहीं आता। अब वो व्यक्ति इसका फ़ायदा उठाता है, वो आपको आके चपेट मारता है या आपको जो है कुछ नुकसान करके, और आप जब उसके पीछे भागते तो वो पानी में चला जाता है। अब जब वो पानी में चला गया, वो नदी में कूद गया जाके, अब आप उसके पीछे पीछे पानी में नहीं जा सकते क्योंकि आपको तैरना नहीं आता। इसका वो बार बार फ़ायदा उठाता है, वो बार बार ज़मीन पर आएगा, आपको परेशान करेगा, फिर पानी में कूद जाएगा। तो यदि आप चाहें या आपको लगता है, आपको चाहते हैं कि आप उससे बदला लें या आप उसको जो है उत्तर दें, तो इसके लिए आपको तैरना सीखना पड़ेगा। समझ में आपको? तो ये वैसा ही मामला था। तो इन्होंने हमारे सामने तो ठीक है चल गया, लेकिन जब अंग्रेज आए, जब डच आए, तो ये उनके सामने टिक नहीं पाए, है ना। इनसे अच्छे जो पानी के तैराक हैं वहाँ आ चुके थे। वास्तव में पुर्तगाली आर्थिक और राजनीतिक रूप से न तो ये पैसे के मामले में उनके बराबर थे, कमज़ोर थे उनसे ये, और दूसरी तरफ राजनीतिक रूप से भी ये कमज़ोर थे और इनसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे। ये भी कारण था पुर्तगालियों के पतन का। फिर एक कारण और माना जाता है इनके पतन का, और वो माना जाता है ब्राज़ील की खोज। ब्राज़ील आपको पता है वर्तमान में भी अगर आप देखें तो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल में, है ना। सबसे बड़ा देश रशिया है, उसके बाद कनाडा का नंबर आता है, फिर चाइना है, फिर अमेरिका है, और उसके बाद 5वें नंबर पर जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है वो ब्राज़ील है। तो जब पुर्तगाली ब्राज़ील पहुँचे तो उनको लगा कि ये इंडिया से भी बड़ा है, ये भारत से भी बड़ा है, तो यहाँ पर राज करने में ज़्यादा फ़ायदा होगा, अपने सारे संसाधनों को यहाँ लगाने से ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। तो पुर्तगालियों को ब्राज़ील मिल गया, तो भारत की तरफ थोड़ा ध्यान कम हो गया, है ना। वो दो नाव में सवार नहीं होना चाहते थे और होना भी नहीं चाहिए। कई बार इंसान
लालच में आ जाता है, 2 हाथ में लड्डू रखना चाहता है, 2 नाव में सवार होना चाहता है, और इस वजह से एक के ऊपर भी पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाता। हमारे सब ना, एक कई साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। एक के पीछे पड़ जाओ, पूरी तरीके से शिद्दत के साथ उसके पीछे रहो, तो वो लक्ष्य आपको ज़रूर मिलेगा। एक साथ 2 4 5 चीज़ों के पीछे भागोगे ना तो कहीं के भी नहीं रहोगे। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, 2 4 महीने एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, फिर उसके बाद कोई दूसरी एग्ज़ाम आ जाएगी तो 2 4 महीने उसकी तैयारी करने लग जाएंगे, फिर 2 4 महीने दूसरी एग्ज़ाम की तैयारी, तो ऐसे करके पूरा साल निकाल देंगे और एक भी एग्ज़ाम की तैयारी ठीक से नहीं करेंगे और एक में भी सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। तो इससे अच्छा है ना कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अगर आपको अपनी मेहनत पर भरोसा है, अगर आपको लगता है कि आप सच में ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। डरता कौन है पता है? वही व्यक्ति डरता है कि जो मेहनत नहीं करता, जो जानता है, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। यदि आप जानते हैं कि मैं ठीक से नहीं पढ़ रहा हूँ, या मैं ठीक से तैयारी नहीं कर रहा हूँ, या मेरी तैयारी उस लेवल की नहीं है, तो अंदर से डर पैदा होता है कि यार सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या करेंगे। तो इसीलिए इंसान दूसरे ऑप्शन लेके चलने लगता है। लेकिन जिस व्यक्ति को पता है कि मैं ईमानदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ मेहनत कर रहा हूँ, उसको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज नहीं तो कल उसका सिलेक्शन पक्का है, तय है। हो सकता है वो पहले अटेम्प्ट में ना हो, वो दूसरे में हो, तीसरे में, लेकिन वो होगा। लेकिन जो नहीं ईमानदारी से कर रहा है ना, वो डरेगा और ऐसे 10-15 ऑप्शन लेके चलेगा और कहीं का भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो इन्होंने जब ब्राज़ील की खोज हो गई ना, तो भारत की तरफ इनका ध्यान कम हो गया और इन्होंने कहा कि ठीक है, अब ब्राज़ील में ज़्यादा अच्छा होगा। हालांकि इनको भारत में ज़्यादा फ़ायदा होता, लेकिन इनको ब्राज़ील में लगा। फिर पुर्तगाल में उनके उद्योग धंधे ज़्यादा विकसित नहीं हो पाए और वो सिर्फ वितरक या डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर ही व्यापार करते रहे। इसका भी एक इनको नुकसान हुआ। पुर्तगाली व्यापारियों पर पुर्तगाल के राजा का बहुत ज़्यादा नियंत्रण था, ये भी इनके जो है पक्ष में नहीं गया। इस तरीके से इतने सारे कारण जो है वो इनके पतन के। नहीं देखो, एक लक्ष्य को पाना, एक लक्ष्य के पीछे पड़ना, एक लक्ष्य के लिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी होता है। ज़्यादा इधर उधर मत भटकिए, भटकाव अच्छा नहीं होता है। पता है, जब पार्वती जो है, आपने सुना होगा, माता पार्वती तपस्या कर रही थी, भगवान शिव से वो विवाह करना चाहती थी, हिमालय की पुत्री मानी जाती हैं। तो वो तपस्या कर रही थी भगवान शिव से विवाह करने के लिए, शिव को प्रसन्न करने के लिए। बहुत समय हो गया, लेकिन शिव जो है प्रकट नहीं हो रहे थे। पार्वती लगातार कोशिश कर रही थी। तो ऐसे में कुछ लोगों को लगा कि शायद जो है पार्वती जी को कभी शिव नहीं मिलेंगे, या पार्वती जी का जो है विवाह शिव से नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने पार्वती जी से पूछा ये बात कि आप इतना शिव के लिए तपस्या कर रही हैं, साधना कर रही हैं, शिव तो आए ही नहीं, और वो प्रसन्न नहीं हो तो क्या करोगी? वो अगर मान लीजिए आपसे विवाह के लिए राज़ी नहीं हुए तो क्या करोगी? तो उन्होंने बहुत सीधा सा आंसर दिया था, वरऊ शंभु न त रहूं कुंवारी, कि या तो मैं शंभु से शादी करूँगी, शिव से शादी करूँगी, या मैं जीवन भर कुंवारी रहूँगी। मतलब मेरा फंडा क्लियर है कि शादी करनी है तो शंकर से ही करनी है। हो जाए तो ठीक, नहीं हो तो मुझे डर की कोई वो नहीं कि मुझे डर लग रहा है उसको लेके, मुझे कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं, क्योंकि फिर मैं शादी ही नहीं करूँगी। तो इस तरीके से जब आप फोकस्ड होते हो, आप समर्पित होते हो, आप डेडिकेटेड होते हो अपने लक्ष्य के प्रति, तो फिर आपको लक्ष्य मिलना ही है, वो नहीं जाएगा आपसे, वो भाग ही नहीं सकता कभी भी। समझ में आपको? तो इस तरीके से आप ही इस लाइन पे चलते हैं तो डेफिनेटली आपको वो चीज़ें मिलेंगी। अब यहाँ अगला मामला डचों का है। पुर्तगाली हो गया, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से लेके, पुर्तगालियों के आने से लेके, पुर्तगालियों के पतन तक का इतिहास देख लिया। पुर्तगालियों से सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। अगली चीज़ जो है ना, अगली चीज़ क्या है? अगली जो आपकी अगली यूरोपीय कंपनी है वो है डच। भारत में अंग्रेजों के बाद डचों की कंपनी की स्थापना हुई थी। डच मतलब नीदरलैंड है ना, नीदरलैंड आपको पता है, भारत पाकिस्तान और नीदरलैंड का आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप स्टार्ट हो चुका है कल से। आज मैच होने वाला है पाकिस्तान का नीदरलैंड के साथ। यही नीदरलैंड जो है इसको डच के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी भारत आए, इन्होंने भी अपनी व्यापारिक कंपनी शुरू की और इन्होंने भी वही सब करने की कोशिश की। अब हम लोग बात करते हैं
डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, तो आपको एक बात मैं शुरू से बता देता हूँ कि डच जो है उनको भारत में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। डचों का इंटरेस्ट भारत से ज़्यादा दक्षिण पूर्वी एशिया में था, साउथ ईस्ट एशिया में था। उनको मसाला जो व्यापार था साउथ ईस्ट एशिया का, उसमें ज़्यादा रुचि थी। तो जब आपकी रुचि एक से दूसरी चीज़ में ज़्यादा होती है ना, तो फिर आपका ध्यान भी उधर ज़्यादा रहता है। तो इसीलिए डचों ने कभी भारत पर शासन करने को सीरियसली नहीं लिया, और इसीलिए आखिरकार इन्होंने अंग्रेज़ों के साथ समझौता कर लिया, और ये पूरा के पूरा ध्यान इन्होंने अपना दक्षिण पूर्वी एशिया की तरफ लगाया था। तो डच का मामला देख लेते हैं। स्पेन का पतन हो गया, पुर्तगाली शक्ति बिखर गई और उनकी जगह जो है डच आ गए। अब डचों के बारे में मैं आपको बता दूं कि शुरुआत में जो डच थे ये बिचौलियों की तरह काम करते, मतलब ये भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया और इस एरिया में व्यापार नहीं करते थे। डच जो है वो एक तरीके से बिचौलिए की तरह काम करते। बिचौलिए कैसे? जो सामान पुर्तगाली भारत से और इस पूरे इलाके से यूरोप में लेके जाते थे, मतलब लिस्बन पुर्तगाल में जो उनकी राजधानी थी, उस सामान को डच जो है, ठीक है, उस सामान को डच क्या करता है, पूरे के पूरे यूरोप में आगे भेज देते हैं। तो डचों का काम इतना था कि जो सामान पुर्तगाल लेकर आ रहा है, पुर्तगाली जो व्यापार करके यहाँ ला रहे हैं, उस सामान को आगे पुर्तगाल से पूरे यूरोप में वो भेज देते थे। कुल मिला के, ठीक है, इनका काम थोड़ा अलग तरीके के साथ वितरकों का इनका काम था, ठीक है। तो ये क्या कर रहे थे, अपनी वाणिज्यिक और नौसैनिक शक्ति को बढ़ा रहे थे, और ये पुर्तगालियों द्वारा लाए गए उस सामान को जो वो पूर्व से लाए हैं उसको वो आगे पहुंचाया करते थे, यूरोप के बाज़ारों में वो जाया करता था। बस इतना रोल था। धीरे धीरे इनकी भी महत्वाकांक्षा जगने लगी कि क्यों ना हम सीधा वहीं से सामान लेकर आएँ। अब ये तो एक सामान्य सा लॉजिक है कि अगर कोई व्यक्ति मुंबई से सामान खरीद के और कानपुर लेके आ रहा है, और कानपुर में कोई व्यक्ति उससे खरीद के आगे ले जा रहा है, तो अगर वो व्यक्ति सीधा मुंबई से सामान लेने लगेगा तो उसका मुनाफा और बढ़ेगा, और ऊपर से उसको हिस्सा नहीं देना पड़ेगा जो मुंबई से कानपुर लेकर आ रहा है। तो धीरे धीरे डचों ने सोचा कि क्यों ना सीधा व्यापार किया जाए पूर्व के साथ। तो इन्होंने भी अपनी एक ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इन्होंने भी अपनी दुकान खोल ली, और इनकी भी दुकान जो है आ गई। मार्च 1602 में डच संसद ने एक घोषणा पारित कर दी और डच कंपनी की स्थापना हो गई। इसमें, ठीक है, सरकार के साथ साथ कई सारे व्यापारी भी थे। तो इस तरीके से पुर्तगालियों के जैसा इनकी भी एक कंपनी आ गई। अब ये चाहते थे कि पूरा के पूरा मुनाफा हम कमाएंगे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की कुल आरंभिक पूंजी जो है 65 लाख वहाँ की जो मुद्रा थी, गिल्डर उस समय की, वो थी। और इस प्रकार से इसको अनुमति मिली कि आप भी पूर्व के देशों के साथ व्यापार कर सकते हो। अब इस कंपनी ने धीरे धीरे व्यापार शुरू कर दिया, लेकिन इस कंपनी में एक चीज़ जो थी कि इस पर सरकार का नियंत्रण था, क्योंकि सरकार की ही घोषणा से, संसद से पारित करके इसको स्थापित किया गया था। तो इस कंपनी पर सरकार का नियंत्रण था, मतलब हर एक चीज़ जो ये करती थी इस पर सरकार का नाम चला, सरकार के नाम से, चाहे वो संधि करे, कुछ भी करे, तो सरकार के नाम से। जैसे आपको पता है ना कि संघ के सारे कार्य भारत के राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, वैसे ही इस कंपनी के सारे काम डच सरकार के नाम से होते थे, और सरकार का इस पर नियंत्रण था। और ये इनके लिए थोड़ा सा नुकसानदेह साबित हुआ, क्योंकि सरकार जहां आ जाती है तो आपको पता है कि फिर बहुत सारी चीज़ें बदल जाया करती हैं। वहाँ निर्णय लेने की जो रफ्तार है वो थोड़ी धीमी हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो इस पर सरकार का नियंत्रण था, ये एक अच्छी बात नहीं थी। डच कंपनी को युद्ध करना, संधि करना और क्षेत्र का विस्तार करने की जो शक्ति थी वो सरकार ने ही दी थी। तो हर एक चीज़ के लिए इनको सरकार से पूछना पड़ता था। अब इन्होंने अपना हेडक्वार्टर कहाँ बनाया? बेटविया में, इंडोनेशिया में। जो कि मैं आपको बोला कि भाई पुर्तगाली भारत आए तो उन्होंने कोच्चि को अपना हेडक्वार्टर बनाया, अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने सूरत से शुरुआत की, बाद में उन्होंने मुंबई को अपना हेडक्वार्टर बनाया, फिर कोलकाता को राजधानी बना दिया। लेकिन डचों ने अपना मुख्यालय इंडोनेशिया में बनाया। इस बात से साफ जाहिर होता है कि इनका इंटरेस्ट, इनकी रुचि इंडिया से ज़्यादा दक्षिण पूर्वी एशिया में थी। भारत स्थित डच कंपनी इसी केंद्र के प्रति उत्तरदायी थी। तो ये आप कह सकते हो कि कहीं ना डचों की समझ पर क्वेश्चन खड़ा करता है। कहीं ना कहीं ये समझ नहीं पाए कि भारत और इंडोनेशिया में ज़्यादा फ़ायदा कहाँ से होगा। इनको ज़्यादा फ़ायदा इंडोनेशिया में दिखा, तो इन्होंने इंडोनेशिया में दिमाग लगाया। कहते हैं ना, हीरे की परख जोहरी को होती है।
तो भारत वो हीरा था जिसकी परख अंग्रेज कर पाए थे। बस अंग्रेज भारत का महत्व जानते थे कि अगर भारत उनके पास आ जाता है तो उनका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। ये बात डच और पुर्तगाली उतने नहीं समझ। पुर्तगालियों को ब्राज़ील में ज़्यादा फ़ायदा दिखाई दिया, डचों को दक्षिण पूर्वी एशिया में ज़्यादा फ़ायदा दिया, और इन दोनों से आगे वो निकल गया जिसको भारत में अपना फ़ायदा दिखाई दिया। डचों ने कोरोमंडल तट को व्यापार का आधार बनाया। कोरोमंडल तट आपको पता है कि ये जो हमारा देश है, हमारे देश का जो तमिलनाडु वाला इलाका है ना, तमिलनाडु में पूर्वी तटीय मैदान को तमिलनाडु और उसके आसपास कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने अपने व्यापार का आधार बनाया कोरोमंडल तट को। ठीक है, मतलब ये चेन्नई और उसके आसपास से व्यापार ज़्यादा करते थे क्योंकि इनका केंद्र इधर दक्षिण पूर्वी एशिया में इंडोनेशिया में था। और इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री भी भारत के पूर्वी तट पर स्थापित की। बाकी लोगों को देखोगे ना, तो बाकी लोगों ने जैसे अंग्रेज हैं या पुर्तगाली हैं या फ्रांसीसी आपको मिलेंगे, इन्होंने भारत के पश्चिमी तट के ऊपर, देखो एक याद रखने का तरीका है, हर चीज़ रटी नहीं जाती और रटी जा भी नहीं सकती। पुर्तगालियों ने या आप कहें अंग्रेज़ों ने, फ्रांसीसियों ने अपनी जो शुरुआत की, जो प्रमुख रूप से पहले वो भारत के पश्चिमी तट से की। लेकिन डच अनोखे हैं। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है वो मसूलीपट्टनम में, आंध्र प्रदेश में, पूर्वी भारत के पूर्वी हिस्से में स्थापित की। इसका रीज़न यही था ना, क्योंकि इनका मुख्य केंद्र इधर है। अब समझ में आया आपको? चूँकि यहाँ इनका केंद्र इंडोनेशिया दक्षिण पूर्वी एशिया में, तो इधर से इनको ज़्यादा जो है लेना देना था। इस हिस्से से, भारत के इस हिस्से से इनको ज़्यादा कोई लेना देना था नहीं। तो इस तरीके से आप हिस्ट्री पढ़ते नहीं हो। हिस्ट्री में जियोग्राफी भी मिल जाएगी, इकोनॉमी, सब मिलेगा आपको, सारे सब्जेक्ट जो है रिलेटेड आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ हिस्ट्री है लेकिन इसका संबंध कहीं ना कहीं जियोग्राफी से, समझे कि नहीं? समझ में आया? तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप रटते हो ना कि डचों की पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित हुई, मुझे रटने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको भी नहीं पड़ेगी यदि आप ये समझ जाओगे कि इनका केंद्र कहाँ है। इनका केंद्र ही इधर है तो इनकी फैक्ट्री भी इधर होगी। इज दैट क्लियर? ओके, चलो लाइक कर दो यार, सेशन को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दिया करो। अगर आप में से कोई भी इस सेशन को जो देख रहा है और अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक करो, और लाइक करने के साथ साथ शेयर भी करो। हमें और ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है, और ज़्यादा लोग इस सेशन में आएंगे तो ये और ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ेगा और ज़्यादा लोगों को फ़ायदा भी होगा। तो डचों ने मसालों के स्थान पर भारतीय वस्त्र के निर्यात को, देखो एक चीज़ और समझ लो, दरअसल दक्षिण पूर्वी एशिया में इन्होंने अपना केंद्र बनाया था तो वहाँ मसाला अच्छा खासा होता था। तो भारत से मसालों के व्यापार में इन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया, है ना, क्योंकि मसालों का व्यापार ऑलरेडी ये लोग इंडोनेशिया और उसके इलाके से आसपास से कर रहे थे। तो भारत में इन्होंने वस्त्र पर ज़्यादा ध्यान दिया, इन्होंने भारतीय वस्त्र के निर्यात को ज़्यादा महत्व दिया। अब दोनों जगह से मसालों का व्यापार तो नहीं करेंगे, है, लॉजिक समझो। तो यहाँ क्या किया, यहाँ इन्होंने वस्त्र पर ध्यान दिया। और आपको मैं बता दूं कि हमारे कपड़े की, भारतीय वस्त्र जो आगे जाके इतना पॉपुलर हुआ दुनिया में, जिसकी इतनी डिमांड बढ़ी, जिसमें इतना मुनाफा हम लोगों ने कमाया है, उसको लोकप्रिय बनाने का जो क्रेडिट है वो श्रेय इन्हीं को जाता है। इन्होंने भारतीय कपड़े को दुनिया में बहुत पॉपुलर बनाया। इन्होंने भारतीय वस्त्र निर्यात को सबसे बड़ी वस्तु बना दिया भारत से। इसका श्रेय डचों को ही दिया जाता है। और इस प्रकार से डचों ने भारत के लिए एक अच्छा काम किया, क्योंकि मसालों के लिए तो दुनिया हमको जानती थी। पुर्तगाली भारत आए, मसालों के लिए आए, मसालों का व्यापार किया। लेकिन डच भारत आए और भारत से उन्होंने क्या किया, वस्त्र को निर्यात करना शुरू किया। भारतीय कपड़े को पूरी दुनिया में वो नाम दिलाने का, वो जगह दिलाने का जो क्रेडिट है वो डचों को जाता है। इज दैट क्लियर? अगर ये नहीं आते तो शायद भारत मसालों तक ही सीमित होकर रह जाता। कपड़ा वाला जो हमारी कलाकारी थी कि हम जो बहुत कारीगरी से बहुत बढ़िया सा कपड़ा तैयार करते थे, वो शायद इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं होता। तो आखिरकार डचों ने भारत में धीरे धीरे अपने पैर तो फैलाए, लेकिन वही बात है ना कि इनकी भी टक्कर उसी से हुई, किससे,
इनकी टक्कर अंग्रेज़ों से हुई। और जब अंग्रेज़ भारत में अपने पैर फैला रहे थे उस समय डच और फ्रांसीसी तीनों ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। अब आपने प्लासी का एक युद्ध सुना होगा, सन 1757 की बात है। अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध में धोखे से बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया। ये कहानी आपको पता है। और सिराजुद्दौला को गद्दी से हटा के उसको मार दिया गया और उसकी जगह पे गद्दार मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया। मीर जाफ़र जब नवाब बना तो शुरुआत में तो उसने अंग्रेज़ों की खूब जी हजूरी की, खूब चाटुकारिता की, उनको खूब सारे तोहफे दिए, पैसे दिए, सब दिए। पर धीरे धीरे मीर जाफ़र जो है ना वो तंग आ गया अंग्रेज़ों से, क्योंकि अंग्रेज़ों की डिमांड बढ़ती जा रही थी, उनका लालच बढ़ता जा रहा था। तो मीर जाफ़र को लगा कि क्या मैं अंग्रेज़ों से छुटकारा पा सकता हूँ, और वो अकेला अंग्रेज़ों से छुटकारा नहीं पा सकता कि वह ये बात जानता था कि वो बहुत जो है कायर टाइप का इंसान था। तो उसने क्या किया, डचों से मदद लेने की सोची कि एक काम करते हैं, डच जो है इनसे मदद ले लेते हैं और इनके साथ मिल के अंग्रेज़ों को भगा देता हूँ। तो उसने योजना बनाई कि आपस में मिल के डच और मैं अंग्रेज़ों को भगा देंगे। ये बात अंग्रेज़ों को पता चल गई तो अंग्रेज़ों ने डचों को ही हरा दिया, जिसके सहारे मीर जाफ़र अंग्रेज़ों को भगाने की कोशिश कर रहा था, अंग्रेज़ों ने उनको ही भगा दिया। सन 1759 में अंग्रेज़ों ने डचों से एक युद्ध लड़ा, इसको बेदारा का युद्ध बोलते हैं, बैटल ऑफ बेदारा। और उस युद्ध में उन्होंने डचों को पराजित कर दिया और मीर जाफ़र को, ऑफकोर्स मीर जाफ़र को गद्दी से उतार के लात मार के भगा दिया और उसकी जगह कासिम को बैठा दिया। तो बेदारा का युद्ध इस वजह से अंग्रेज़ों और डचों के बीच में हुआ था। हालांकि इस युद्ध में डच हार गए, अंग्रेज जीत गए। अब क्या हुआ, युद्ध हारने के बाद अंग्रेज जब विजय हुए तो इनके बीच एक संधि हो गई। डचों ने कहा कि देखो वैसे भी हमको इंडिया से ज़्यादा लेना देना तो है नहीं, हमारा तो पूरा के पूरा ध्यान दक्षिण पूर्वी एशिया पर है और हमको तो वहाँ से पूरा व्यापार करना है, वहीं पर राज करना है। अंग्रेज़ों ने कहा कि अच्छी बात है, हमें भारत चाहिए, हमें साउथ ईस्ट एशिया नहीं चाहिए। तो आपस में दोनों ने क्या कर लिया, आपस में संधि कर ली। ये तय किया गया कि भविष्य में कभी भी डच भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश नहीं करेंगे, वो दक्षिण पूर्वी एशिया में ही अपना पूरा मामला देखेंगे। और डचों ने भी बोला कि ठीक है, हम भारत की तरफ नहीं देखेंगे, उधर देखेंगे। और अंग्रेज़ों ने भी बोला कि हम भारत पर शासन करेंगे, हम दक्षिण पूर्वी एशिया में कभी भी नहीं आएंगे। इस प्रकार से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत दोनों के बीच एक तरीके का समझौता हो गया और इसके बाद डच भारत से विदा हो गए, वहीं चले गए जहां वो फाइनली जाना चाहते थे। ओके, तो ये पूरा स्टोरी था डचों का। इस प्रकार से डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ख़त्म हो गई। आखिरकार अंग्रेज़ों का रास्ते का एक कांटा और चला गया, पुर्तगाली, उसके बाद डच भी चले गए। अब हम लोग देखते हैं डेनिस कंपनी जो डेनमार्क से आई थी। हालांकि ये कुछ भी नहीं हुआ इसका, ये भारत में ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाई, है ना। डेनमार्क में डेनिस कंपनी की स्थापना 1616 में हुई, जिसने तमिलनाडु के ट्रंकेबार में अपना पहला जो है व्यापारिक केंद्र या फैक्ट्री खोला। पर ये भारत में कोई उल्लेखनीय काम नहीं कर पाए और फाइनली अपना सब कुछ बेच बाच के ये चले गए। इन्होंने अंग्रेज़ों को अपने सारे केंद्रों को बेच दिया और भारत से इनकी विदाई हो गई, ऐसे जैसे कभी ये आए ही नहीं थे। तो इनका कोई इतिहास में बड़ा न कोई योगदान है, न कोई रोल है, न कोई नाम है। अगली कंपनी वही है जिसके बारे में आप सब सोच रहे होंगे, ब्रिटिश। अब आए अंग्रेज भारत में काफ़ी बाद में आए, बाद में भी आए, जैसे पुर्तगालियों के आने के तो लगभग 100 साल के बाद। आपको पता है पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री की स्थापना 1503 में हुई और अंग्रेज़ों की पहली फैक्ट्री की स्थापना 1608 में हुई। 105 साल का अंतर है। पर कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितनी देर से आए हैं, फ़र्क इससे पड़ता है कि आपके आने से क्या प्रभाव पड़ा है ना। तो अपनी शख्सियत में वो वज़न लेकर आइए कि आप जहाँ जाओ छा जाओ। फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कब गए, कैसे गए, क्यों गए, तो मैटर नहीं करता, है ना। तो अंग्रेज़ भारत में आए, बहुत सालों बाद आए, लेकिन भारत पर आखिरकार यही जो है टिक पाए। इस तरीके से अंग्रेज़ों की अगर शुरुआत की बात करें तो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये वास्को डी गामा के आने के 101 साल के बाद स्थापित हुई। 1498 में वास्को डी गामा भारत आया
और 101 साल के बाद 1599 में अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। और सन 1600 में उस समय की जो महारानी थी एलिजाबेथ, उसने इनको चार्टर दिया, अधिकार दिया और भारत के साथ व्यापार करने का एक अधिकार इनको मिल गया। 15 सालों के लिए वो चार्टर था, मतलब 15 साल तक सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत और पूर्व के देशों के साथ व्यापार कर सकती थी अंग्रेजों में से, और कोई नहीं कर सकता था। तो 1599 में, कई सारे बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि सर 1599 है कि 1600, क्योंकि कई सारी स्तरहीन किताबों में 1600 लिखा हुआ मिलता है, जो कि गलत है। कंपनी की स्थापना 1599 में हुई थी। 1600 में कंपनी को चार्टर मिला था, मतलब स्थापना का सन अलग है और उसको जो अधिकार मिला था वो अलग है। तो थोड़ा सा इस बात को क्लियर कर लीजिए कि कंपनी की स्थापना 1600 में नहीं 1599 में हुई थी। ओके, 31 दिसंबर 1600 को कंपनी को एकाधिकार मिला, चार्टर मिला महारानी के द्वारा कि चलो जाओ व्यापार कर सकते हो तुम। तो व्यापार करने के लिए इस कंपनी की स्थापना हुई थी पूर्व के देशों के साथ। तो भाई सीधी सी बात है कि एक व्यापारिक कंपनी थी, व्यापार करना। जैसे दूसरे आप देखोगे ना, जैसे दूसरे कंपनियां भारत आई थी, इनको भी व्यापार करना था, मुनाफा कमाना था। मतलब इस मामले बात में कोई, ठीक है, सत्यता नहीं है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन करने आई थी। अंग्रेज भारत में शासन करने नहीं आए थे, व्यापार ही करने आए थे। वो अलग बात है कि यहाँ आने के बाद उनकी नीयत बदल गई और यहाँ आने के बाद उन्होंने भी सोचा कि क्यों ना यहाँ पर एक साम्राज्य बना ले, क्योंकि यहाँ के लोग तो आपस में ही लड़ रहे हैं, इतना कमज़ोर है ये पूरा के पूरा इलाका कि अगर यहाँ पर शासन करने की कोशिश करें वो भी हो जाएगा, क्योंकि अगर शासन करेंगे तो व्यापार और कई गुना बढ़ जाएगा। तो इन्होंने ये कंपनी शुरू की थी, सिर्फ व्यापार के उद्देश्य थे, है ना। इस बात में कोई दम नहीं है कि इनको भारत में कोई शासन स्थापित करना था। उस समय 217 व्यापारी थे, कुल कंपनी में 217 व्यापारी थे और महारानी एलिजाबेथ खुद भी इसकी एक हिस्सेदार थी, मतलब उसका भी अपना एक शेयर इस कंपनी में था। इस कंपनी का पूरा नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया। अर्थ से ही समझ में आ जाएगा कि ये गवर्नर और कुछ व्यापारियों की एक कंपनी है लंदन की, जिसका काम है पूर्व के देशों के साथ व्यापार करना। 31 दिसंबर सन 1600 की बात है, महारानी एलिजाबेथ ने एक शाही फरमान जारी किया, एक रॉयल, ठीक है, ऑर्डर जारी हुआ और इस कंपनी को 15 सालों के लिए भारत में व्यापार करने का, पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने की परमिशन मिली। इसको चार्टर कहते हैं। क्या बोलते हैं? चार्टर का मतलब होता है एक्सक्लूसिव राइट, कि ये अधिकार सिर्फ कंपनी को होगा। और बड़ी बात है कि ये अधिकार सिर्फ 15 सालों के लिए था, मतलब 15 साल के बाद, 1615 के बाद भारत में कोई भी ब्रिटिश नागरिक व्यापार कर सकता था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि इस चार्टर को बीच में ही अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया था कि भाई जब तक हम ना कहें तब तक अकेली ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार रहेगा। और ये बात आप सभी को पता है कि 1813 के एक्ट से, कौन सा एक्ट, कौन सा एक्ट? 1813 का चार्टर एक्ट वो एक्ट था जिसने इस एकाधिकार को खत्म किया। बड़ी लंबी यात्रा है यार, है? यात्रा बड़ी लंबी है। 1600 से लेके 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार भारत में चला है व्यापार का, पूरे ब्रिटेन में। और 1813 में आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, चाय और चीन के साथ जो व्यापार था उसको छोड़ के बाकी सारा के सारा व्यापार जो है वो दूसरे ब्रिटिश नागरिक भारत के साथ कर सकते थे। तो वो एकाधिकार यहाँ आके ख़त्म हुआ है। देखो, पढ़ने का सबसे सही तरीका यही होता है कि जब आप चीज़ों को लिंक कर देते हो, कि जहाँ से चीज़ शुरू होती है ना वहीं से आगे उसको लेके जाओ कि कहाँ तक जाएगा। आप 1813 के एक्ट को अलग करके पढ़ोगे, 1600 के चार्टर को अलग करके पढ़ोगे तो फिर आपको कन्फ्यूज़न होगा। पर 1600 से जो चीज़ शुरू हुई है वही 1813 तक जा रही है, ये समझ में आ गया तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब इनको ये चार्टर मिल गया, व्यापार भी शुरू हो जाएगा। तो कल भी मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर इस तरीके का कोई व्यापार शुरू करना होता था ना, तो आप ऐसे किसी के देश में जाके नहीं कर सकते।
भारत में भी अलग अलग राजा महाराजा है, कोई तो होगा, आप ऐसे उनके इलाकों में आके तो नहीं कर सकते, आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ब्रिटेन में जो वहाँ के महाराजा थे थॉमस एडवर्ड के अधीन जो है अंग्रेजों द्वारा सूरत में एक कारखाना 1608 में स्थापित हुआ था। तो वहाँ के जो राजा थे जेम्स प्रथम ने कैप्टन हॉकिंस नाम के एक व्यक्ति को भेजा भारत में मुगल दरबार में कि हमें भारत में व्यापार करना है, तो हमें थोड़ी अनुमति भी दीजिए और साथ साथ कुछ सहूलियत भी दीजिए व्यापार करने की। तो कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया और उसको इसलिए भेजा क्योंकि वो फारसी जानता था। हॉकिंस फारसी जानता था, जो मुगल दरबार की ऑफिशियल लैंग्वेज थी, उनकी राजकीय भाषा थी, आधिकारिक भाषा थी, तो इसलिए हॉकिंस को भेजा गया। वरना और कोई आता तो आप सोचो कि क्या होता, कि उधर से कोई अंग्रेज आता, अंग्रेजी में बोल रहा होता, जहांगीर जो है वो सर पकड़ लेता, भाई ये कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं, तो कभी सुना ही नहीं हमने ये सब, ये कौन सी जुबान है ना। वो फारसी जानते थे। तो कैप्टन हॉकिंस जो है वहाँ के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर, जैसे वास्को डी गामा प्रिंस हेनरी नेविगेटर का जो है पत्र लेकर आया था, वैसे ही ये भी एक जहाज से भारत राजदूत के तौर पर आया और कुछ समय तक जहांगीर के दरबार में रहा। ये तुर्की और फारसी भाषा जानता था। आखिरकार जहांगीर ने इसको 400 का मनसब दिया। मनसब आप सब पढ़े हो ना, मनसबदारी व्यवस्था, ये हम पढ़ते हैं ना, अकबर ने शुरू की थी, तो इसको कुछ इलाका मिल गया, मनसबदार जो है बना दिया गया, इसको खान की उपाधि दे दी गई, क्योंकि वो इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ होगा। इम्प्रेस होने का कारण ये कि भाई गोरा चिट्टा सा दिखने वाला आदमी, हमारे जैसा तो दिख नहीं रहा है, कोई विदेशी है और हमारी भाषा बोलता है। जैसे कोई अंग्रेज या कोई भी अमेरिकन या कोई ब्रिटिश या कोई भी विदेशी नागरिक भारतीय भाषा हिंदी या कोई बोलता है, हमें कैसा लगता है, अच्छा लगता है ना, उसकी बात को सुनना अच्छा लगता है और गर्व होता है कि देखो हमारी भाषा बोल रहा है। तो वैसे ही हॉकिंस की जो भाषा है उससे जहांगीर खुश हुआ और उसने उसको काफ़ी सारा ठीक है अनुमति दी। अब इस बीच पुर्तगाली भी भारत में ही है। पुर्तगालियों को पता चल गया कि यार वहाँ से कोई आ रहा है अंग्रेज़ों का, और वो दूत जो है महाराज के पास, बादशाह के पास जाएगा और सहूलियत लेगा। तो पुर्तगालियों ने बहुत कोशिश की कि जहांगीर के दरबार तक हॉकिंस नहीं जा पाए या जहांगीर हॉकिंस से मिलने का समय ही नहीं दे, क्योंकि इससे उनको खतरा था, इनसिक्योर थे वो थोड़े से। पर ऐसा हुआ नहीं। उनकी लाख रुकावटों को पैदा करने के बाद भी, उनकी लाख कोशिशों के बाद भी जहांगीर के दरबार में हॉकिंस चला ही गया। हालांकि वो चला गया तो फिर पुर्तगालियों ने बादशाह के ऊपर दबाव डाला। ठीक है, उस समय पुर्तगाली और मुग़ल बादशाह के संबंध बहुत अच्छे थे, तो पुर्तगालियों ने जहांगीर के ऊपर दबाव डाला कि आप बहुत ज़्यादा इनको ठीक है सहूलियत नहीं देंगे, अधिकार नहीं देंगे, नहीं तो कट्टी है ना, हमारा आपका रिलेशन ख़त्म। तो जहांगीर उस समय पुर्तगालियों को नाराज़ नहीं करना चाहता था, तो जितनी उम्मीद लेके हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया वो पूरी नहीं हो पाई। बहुत ज़्यादा तो जहांगीर ने हॉकिंस को नहीं दिया। सूरत में एक अंग्रेज कंपनी खोलने की अनुमति मिल गई। आखिरकार वो भी वापस जो है रद्द कर दी गई, क्योंकि उसके पीछे पुर्तगाली कारण थे। 1611 में ये चला गया वापस, ठीक है, इंग्लैंड चला गया। लेकिन समस्या ये है कि जो चाहिए था वो मिला नहीं। 1613 में जहांगीर ने स्थायी रूप से उनको एक कोठी स्थापित करने की अनुमति बाद में दी, लेकिन अंग्रेज और ज़्यादा चाहते थे। ओके, ब्रिटिश चाहते थे कि और ज़्यादा सुविधा मिल जाए, और ज़्यादा सहूलियत मिल जाए, तो उन्होंने एक और व्यक्ति को भेजा। इस बार जेम्स प्रथम ने थॉमस रो नाम के एक अपने व्यक्ति को भेजा मुग़ल दरबार में, और तब तक जहांगीर और पुर्तगालियों के संबंध थोड़े ख़राब हो चुके थे। तो इस बार जहांगीर अंग्रेज़ों के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ गया, है ना। 3 साल तक मान्यता प्राप्त राजदूत के रूप में ये मुग़ल दरबार में रहा। अजमेर, मांडव, इलाहाबाद, काफ़ी सारे अलग अलग जगहों पर वो रहा, और 1618 में उसको काफ़ी सारे अलग अलग नगरों में कोठी स्थापित, फैक्ट्री स्थापित करने की परमिशन मिल गई। और उसके बाद में भारत में अंग्रेज़ों की दुकान चल पड़ी। उन्होंने एक जगह फैक्ट्री स्थापित की, फिर दूसरे शहर में की, तीसरे शहर में की, तो एक एक करके उनका व्यापार थोड़ा सा बढ़ता चला गया। इस तरीके से उनकी अच्छी खासी शुरुआत हो गई। 1623 तक, कुछ सालों के अंदर, उन्होंने सूरत जो गुजरात में है, भड़ोच जो गुजरात में है, अहमदाबाद गुजरात में है, मसूलीपट्टनम जो आंध्र प्रदेश में है, आगरा जो यूपी में है, और अजमेर जो राजस्थान में है, तो भारत के इतने सारे इलाकों में उन्होंने अपनी फैक्ट्री
स्थापित कर ली, मतलब उनकी ब्रांचेस खुल चुकी थी फ्रेंचाइज टाइप की, तो अब फ्रेंचाइजी भी आ गई थी, तो उनको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होने लगा। अब उनकी शक्ति बढ़ने लगी थी और इस बीच कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिससे अंग्रेज़ों को और फ़ायदा हुआ। वो कौन सी घटनाएं थी, वो क्या क्या परिस्थितियां थी जिससे अंग्रेज़ों को फ़ायदा हुआ, ये मैं आपको अगले सेशन में बताऊंगा। आज के सेशन को हम लोग यहीं तक रखेंगे। आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और लाइक करने के साथ साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो तो अच्छी बात है, नहीं करा हो तो कर लीजिए, बेल आइकॉन को हिट कीजिए और टेलीग्राम चैनल पर आइए, चंचल कुमार सर ऑफिशियल। चंचल कुमार सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेंगे नोट्स, आपको मिलेंगे पीडीएफ्स, सब कुछ वहाँ मिलेगा, ठीक है। तो बस एक चीज़ आपसे बार बार कि इसको शेयर करिए। जितने लोग अभी क्लास में आ रहे हैं ये थोड़े कम हैं, इससे ज़्यादा की हमें ज़रूरत है, ठीक है। और अगर आप लोग थोड़ा सपोर्ट करेंगे, जैसे कल आप लोगों ने काफ़ी बढ़िया सपोर्ट किया, कोऑपरेट किया, काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी मैंने पढ़े हैं जिन्होंने इस सेशन के लिए थैंक यू बोला है, जिन्होंने शुक्रिया अदा किया है, जो बहुत खुश हैं। तो आप सभी लोग इसी तरीके से बस सपोर्ट करते रहिए, कोऑपरेट करते रहिए, ठीक है। तो हम लोग कब मिलेंगे? अगले सेशन में। कल फिर आपसे मुलाकात होगी ठीक इसी समय पर, है ना। बस बने रहिए, देखते रहिए, कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।